नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मंगलवार को महाराष्ट्र में बड़े सियासी उथल-पुथल की सुगबुगाहट देखने को मिली। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पद छोड़ने का ऐलान किया। पवार 1999 में एनसीपी के गठन के वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पिछले साल ही उन्होंने फिर से 4 साल के लिए उन्होंने अध्यक्ष चुना गया था और वे 24 साल से इस पद पर हैं। उनके ऐलान के बाद राज्य की राजनीति में खलबली है। नए एनसीपी मुखिया को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। पार्टी में भी खींचातान शुरू हो गई। पार्टी कार्यकर्ता दफ्तर में डटे हैं और शरद पवार से फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि शरद पवार ने मंगलवार को अपनी आत्मकथा के विमोचन पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाया। शरद पवार के ऐलान के बाद वहां मौजूद सभी नेताओं ने एक-एक कर उनसे फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मानहानि केस में दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेता को अंतरिम संरक्षण देने से इनकार किया है। गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट गर्मी की छुट्टी के बाद आदेश पारित करेगा। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि यह मामला पहला मामला है जब मैंने देखा है कि आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम सजा दी गई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत राज्य में 90% अपराध के लिए यूपी बिहार के प्रवासी मजदूरों को जिम्मेदार ठहराया है। प्रमोद सावंत ने बयान पणजी में मजदूर दिवस के मौके पर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ठेकेदारों से यूपी बिहार और अन्य राज्यों से आने वाले मजदूरों को काम देने से पहले लेबर कार्ड बनवाने की भी अपील की है। और साथ ही साथ आपको बता दें, मुख्यमंत्री सावंत ने कहा है कि राज्य में काम करने वाले हर प्रवासी मजदूर के पास राज्य सरकार द्वारा दिया गया श्रमिक कार्ड होना चाहिए। दरअसल गोवा सरकार निजी, असंगठित और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का रिकॉर्ड रखने के लिए लेबर कार्ड जारी करती है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को अप्रैल 2023 के टैक्स कलेक्शन के आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि अप्रैल 2023 में जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 12% बढ़ा और यह 1.87 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। किसी एक महीने का उदाहरण देखने पर यह सबसे अधिक जुटाया गया जीएसटी राजस्व है। इस खबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद उत्साहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों से अपनी खुशियां जाहिर की है। केंद्र सरकार ने जब जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया था, तब हर एक महीने 1.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कलेक्शन करने का लक्ष्य रखा था। निकाय चुनाव के लिए पहले चरण के चुनाव प्रचार थम गया है। जी हां, आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को झांसी के क्रॉफ्ट मेला मैदान पर निकाय चुनाव की जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक और बुंदेलखंड की योजनाओं का ब्यौरा दिया तो दूसरी ओर बुंदेलखंड के माफिया पर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बुंदेलखंड वीर और वीरांगनाओं की भूमि है। बुंदेलखंड आजादी के बाद जिस आस के साथ विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का विश्वास लगाए हुए है, उन लोगों ने विकास के लिए कभी इधर नहीं झांका। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहां बयानबाजियों का दौर चल रहा है। निकाय चुनाव के प्रचार के लिए ही असदुद्दीन ओवैसी यूपी के मुरादाबाद पहुंचे। उन्होंने यहां मीडिया पर जमकर हमला बोला। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपने ऊपर हुए हमले के बारे में बताते हुए कहा, विधानसभा चुनाव के दौरान मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई। दुआएं थी कि कुछ नहीं हुआ। जालिम ने सोचा होगा गोलियां चलाने के बाद या तो ओवैसी डर जाएगा या फिर उत्तर प्रदेश से नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुई जोरदार झड़प के बाद बीसीसीआई एक्शन में है। बोर्ड ने विराट कोहली, गौतम गंभीर और नवीन उल हक तीनों खिलाड़ियों पर भारी जुर्माना लगाया। विराट कोहली और गौतम गंभीर पर मैच फीस का 100%, तो वहीं नवीन उल हक पर 50% जुर्माना लगा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए मुकाबले के बाद दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ गए, जिसके बाद बीच बचाव में दोनों टीमों के खिलाड़ियों का आना पड़ा। बेंगलुरु लखनऊ को उसी के घर में 18 रन से हराया। अदानी समूह की ईंधन वितरण शाखा अदानी टोटल गैस लिमिटेड ने संचालन से अपने राजस्व में वृद्धि के साथ अपने समेकित शुद्ध लाभ की वृद्धि की रिपोर्ट दी है। मंगलवार को कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि साल दर साल 20.74% की वृद्धि के साथ चौथी तिमाही में 97.91 रुपये की शुद्ध लाभ कमाया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें, अदानी टोटल के बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए 0.25 रुपये प्रति शेयर का लाभांश घोषित किया है, बशर्ते शेयरधारक अनुमोदन करे। समाज में महिलाओं की स्थिति पूरे समाज की स्थिति का दर्पण होती है, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। देश में तमाम राज्य सरकारों ने इसी तर्ज पर कई अन्य योजनाओं को अपने अपने राज्य में चलाया। ऐसे में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कन्या सुमंगला योजना राज्य की बेटियों के लिए चालू की है। सरकार की ओर से कहा गया है कि ये योजना महिलाओं और बालिकाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ विकास हेतु नए अवसर प्रदान करने के लिए यह परियोजना प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए
प्रचार कर रहे। वह कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्रदेश भाजपा की टीम को कर्नाटक भाजपा के नेतृत्व को आज मैं सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल जो उन्होंने संकल्प पत्र घोषित किया, ये बहुत ही अच्छी संकल्प पत्र लेकर आए हैं। इसमें कर्नाटक के देश का नंबर 1 राज्य बनाने के रोड मैप है। इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट है। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर है। आजादी के अमृतकाल में कर्नाटक का यह पहला चुनाव है। यह चुनाव कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले 25 वर्षों में कर्नाटक विकास की ऊंचाई पर होगा। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादन किए जाने वाले कच्चे तेल में विंडफॉल टैक्स में कटौती की। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्री जैसे पेट्रोलियम कंपनी द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 6,400 रुपये प्रति टन से घटाकर 4,100 रुपये प्रति टन कर दिया। यह कटौती 2 मई से लागू की गई। विंडफॉल टैक्स घटने से बढ़ने से आम आदमी पर फर्क नहीं पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं के आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने वाली सबसे बड़ी योजना। ये शिवराज सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इससे बहनों के आर्थिक रूप से मजबूती मिलने के साथ ही उनके आश्रित बच्चों के पालन पोषण में सुविधा होगी और परिवार में उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा। लाडली बहना योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 8,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया। दरअसल 5 मार्च 2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई है। जेपीरिजिया पर रूस ने आर्टिलरी से 51 हमले किए हैं। जेपीरिजिया के फ्रंटलाइन गांव में 3 रूसी ड्रोन का हमला के विध्वंस हमले की खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक 24 घंटे में खेरसोन के बस्तियों पर रूस ने 71 बार गोलीबारी की है। रूस यूक्रेन के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपना रहा है। रूस हमलों से यूक्रेन का अलग अलग शहरों पर बारूद बरसा रहा। खेरसोन के शहरी इलाकों पर रूस का 11 बार हमला। 41 सेल्स दागी जेरेपेजिया है, चेरनी और सुमी में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव और कांग्रेस की तरफ से यहां की जनता को गारंटी के साथ वादे किए जा रहे। पार्टी के 5 प्रमुख वादों से तो आप अच्छी तरह वाकिफ ही होंगे। इसके अलावा एक और ऐसा वादा है जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। विवाद भी ऐसा कि ट्विटर पर एक जंग सी छिड़ गई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर संकल्प पत्र में जोर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस ने भी जवाबी हमला करते हुए अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो बजरंग दल जैसे संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। पूरे उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का एक चौंकाने वाला कमाल देखने को मिल रहा है। लोग मई महीने में मार्च जैसी ठंडक का मजा ले रहे हैं। उत्तर भारत के प्रमुख शहर चंडीगढ़ में मई महीने की शुरुआत ठंड के साथ हुई। पिछले 36 सालों में यह पहली बार है जब चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई मैदानी इलाकों और पहाड़ों में बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी हो रही है। देश भर में शादियों का सीजन चल रहा है। इन दिनों सोने चांदी की डिमांड काफी बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने से सोने और चांदी कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगा रहता है। आज 2 मई को सोने की कीमत में तेजी आई, वहीं चांदी की चमक थोड़ी फीकी पड़ती नजर आई। अगर आप सोने चांदी खरीदने जा रहे तो आपके लिए यह पता करना जरूरी है कि आपके शहर में सोना चांदी किस रेट पर मिल रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि सोना और चांदी के लेटेस्ट रेट के बारे में, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि आज सोने की खरीद के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हर साल सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित कराए जाते हैं। इस बार भी सम्मेलन में कई जोड़ों को इस योजना का लाभ मिला है। सीएम शिवराज ने कहा है कि ये योजना बेटियों के फायदे के लिए चलाई जा रही ताकि उन्होंने हर प्रकार का लाभ मिल सके। सीएम शिवराज ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में विवाह को संस्कार माना गया है। विवाह युवक युवती के परिणय के साथ परिवारों को भी मिलाता है। स्वयं सुखी, प्रसन्न और प्रेम से रहने के साथ दोनों परिवारों के ध्यान रखना नवविवाहित दंपत्ति की जिम्मेदारी है। विवाह के लिए बेटी को बोझ न माना जाए, इस उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना प्रारंभ की गई है। योजना में नवविवाहित जोड़े को चेक से 49,000 रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे बेटी और दामाद अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार नई गृहस्थी की सामग्री स्वयं खरीद सके। बिहार में जातिगत जनगणना का काम चल रहा है। इसके तहत विभागीय कर्मचारी डोर टू डोर जाकर जनगणना कर रहे हैं। जनगणना में कर्मचारियों के साथ शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया है। जनगणना के तहत पहले चरण में मकानों पर नंबर डाले गए, वहीं दूसरे चरण में लोगों से उनकी जाति पूछकर गणना की जा रही। बता दें कि लंबे समय से बिहार समेत देश के कई राज्यों में जातिगत जनगणना की मांग उठ रही थी। साल 2011 में हुई जनगणना के बाद जाति आधार पर रिपोर्ट बनाई गई थी, लेकिन उसे जारी नहीं किया गया। सरकार अब दालों की कीमत को लेकर काफी सतर्क हो गई है और साफ संदेश दे दिया है कि वो किसी तरह की जमाखोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि सरकार दाल और दूसरे फूड आइटम की जमाखोरी को लेकर काफी सख्त हो गई है। ऐसे में कोई भी व्यापारी इस तरह का कोई काम ना करे जिससे बाजार में आर्टिफिशियल कमी या ऐसी कोई आशंका पैदा हो। यह बयान ऐसे समय में आया है जब बेमौसम बारिश हो रही है और देश में फसल के नुकसान की आशंका बढ़ गई है। पिछले साल अक्टूबर में बेमौसम बारिश की वजह से फसल के नुकसान के बाद कम सप्लाई होने के कारण खरीफ दाल, तुअर और स्टॉक की जमाखोरी शुरू हुई थी।
देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,325 नए मामले सामने आए। सोमवार की तुलना करें तो नए मामले में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। इसी के साथ देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 44,000 के पार पहुंच गया है। देश में वर्तमान समय में 44,175 कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज चल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण देश में अब तक 4.49 करोड़ लोगों को कोरोना की चपेट आ चुकी है और सक्रिय मामले अब कुल संक्रमणों के 0.11% है। देश में बीते दिन कोरोना की वजह से 17 लोगों की मौत भी हो गई है। इसी के बीच देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,31,564 हो गई। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।